नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा संकुचनशील तंत्र की आणविक संरचना। संकुचनशील तंत्र की आणविक संरचना का निर्माण तीन प्रकार की प्रोटीन से होता है। तीन प्रकार की प्रोटीन, तीन प्रकार की प्रोटीन का नाम देखते हैं अपन। फर्स्ट, बलजनक प्रोटीन। सेकंड, नियंत्रक प्रोटीन। थर्ड, संरचनात्मक प्रोटीन। तो देखेंगे अपन फर्स्ट, बलजनक प्रोटीन। तो फर्स्ट देखेंगे अपन बलजनक प्रोटीन। इस प्रोटीन के अंतर्गत मायोसिन व एक्टिन प्रोटीन को रखा गया है। तो बलजनक प्रोटीन में देखेंगे अपन फर्स्ट मायोसिन प्रोटीन। ये मोटे व प्राथमिक तंतु होते हैं। इनका जो व्यास होगा वह 100 एंगस्ट्रॉम होता है। ये अल्फा हेलिक्स प्रोटीन होती है। इसका अणुभार 5 लाख होता है। तो मायोसिन प्रोटीन मोटे होंगे, प्राथमिक तंतु कहलाएंगे और व्यास 100 एंगस्ट्रॉम होता है। अगली प्रोटीन देखेंगे अपन एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन ये पतले व द्वितीयक तंतु होते हैं। व्यास 50 एंगस्ट्रॉम का होता है और अणुभार इनका 42,000 होता है। एक्टिन प्रोटीन जो होंगे ये एफ एक्टिन से बने होते हैं। या एक्टिन प्रोटीन की संरचना का निर्माण एफ एक्टिन से होता है। एफ एक्टिन जी एक्टिन के बहुलीकरण से होता है। जी एक्टिन यानी कि ग्लोब्यूलर एक्टिन, यानी जी एक्टिन यानी ग्लोब्यूलर एक्टिन, यानी इस प्रकार जी एक्टिन की एक से अधिक इकाइयाँ मिलेगी और ये निर्माण करती है एफ एक्टिन का। इनको सम्मिलित रूप से बोलते अपन एफ एक्टिन और एक इकाई की बात करें तो इसे बोलते अपन जी एक्टिन। तो जब बहुत सारी इकाइयाँ मिलेगी तो एफ एक्टिन बनेगा और इस एफ एक्टिन को ही अपन बोलते हैं एक्टिन प्रोटीन।
इसके बाद देखते हैं अपन अगली प्रोटीन, नियंत्रक प्रोटीन। नियंत्रक प्रोटीन में फर्स्ट ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन का अणुभार 64,000 होता है और यह ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन से जुड़ा हुआ होता है। एफ एक्टिन की लंबाई के साथ जुड़ा हुआ ट्रोपोमायोसिन जो एफ एक्टिन होगा, यानी कि बहुत सारी जी एक्टिन मिलकर एफ एक्टिन का निर्माण करती हैं, और जब बहुत सारी एफ एक्टिन इस प्रकार से बनेगी एफ एक्टिन, अब इस एफ एक्टिन से जुड़ा हुआ होगा इस प्रकार से ट्रोपोमायोसिन, इनको घेरे हुए रहता है, और इस ट्रोपोमायोसिन से बाइंड रहती हैं ट्रोपोनिन। ये तो होगा एफ एक्टिन। इनको जो लंबाई के साथ जुड़ा हुआ होगा ये कहलाएगा ट्रोपोमायोसिन। और जो इस ट्रोपोमायोसिन से जुड़ा हुआ होगा ट्रोपोनिन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है। ये ट्रोपोनिन प्रोटीन 3 भागों में बटी हुई होगी। ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन टी ये एक्टिन के सक्रिय स्थल को ढकती हैं। ट्रोपोनिन टी होगी ये ट्रोपोमायोसिन से जुड़ी होती हैं। ट्रोपोनिन सी ये कैल्शियम आयन से जुड़ती हैं। ट्रोपोनिन आई जो होगा इसका अणुभार 22,000 से 2,40,000 तक होता है। ट्रोपोनिन टी इसका अणुभार 3,70,000 से लेकर 4,00,000 तक होता है। ट्रोपोनिन सी का अणुभार 17,000 होता है। इस प्रकार यह ट्रोपोमायोसिन एफ एक्टिन को
घेरे हुए रहेगा और इस ट्रोपोमायोसिन पर ट्रोपोनिन प्रोटीन जुड़ी हुई रहती है। इसके बाद देखेंगे अपन अगली प्रोटीन संरचनात्मक प्रोटीन। देखिए इसमें फर्स्ट अल्फा एक्टिनिन। अल्फा एक्टिनिन जो प्रोटीन होगी ये एक्टिन से बनी होती हैं। दूसरी सी प्रोटीन ए बैंड के मध्य प्रेजेंट होती हैं, यानी कि सी प्रोटीन ए बैंड के मध्य पाई जाती हैं। यम प्रोटीन, ये प्रोटीन एम लाइन का निर्माण करती है, यानी उसकी एक प्रकार से ये तीनों प्रोटीन्स मिलकर संकुचनशील प्रोटीन का निर्माण करती है। देखते हैं अपन बलजनक प्रोटीन में एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन की संरचना, यानी किस प्रकार से दिखाई देते हैं एक्टिन व मायोसिन प्रोटीन। तो देखते हैं अपन इसमें एक्टिन व मायोसिन। ये वाली प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन, ये वाली प्रोटीन मायोसिन प्रोटीन। दो प्रोटीन जो संकुचनशील प्रोटीन कहलाती है या मसल्स के अंदर प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन व मायोसिन प्रोटीन, या मसल्स की प्रोटीन एक्टिन व मायोसिन होती हैं। तो इसमें देखते अपन फर्स्ट मायोसिन प्रोटीन। तो मायोसिन प्रोटीन में ये वाली मायोसिन प्रोटीन इस प्रकार की संरचना के रूप में दिखाई देती है। मायोसिन प्रोटीन में जो होगी वो दो भागों में बटी हुई होगी। सिर, ये वाला जो भाग होगा ये सिर होगा मायोसिन प्रोटीन का। ये HMM यानी कि हेवी मीरोमायोसिन प्रोटीन से बना होता है। ये वाला पार्ट मायोसिन का पूंछ होगा। ये LMM यानी लाइट मीरोमायोसिन से बना होता है। और इस सिर वाले भाग में एटीपेज एंजाइम पाया जाता है। एटीपेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। ये एटीपेज एंजाइम एटीपी का विघटन करता है, एटीपी को तोड़ेगा, जिससे मायोसिन के हेड भाग को एनर्जी मिलेगी और ये एनर्जेटिक भाग एक्टिन के जो सक्रिय स्थल होगा उसमें जाकर बाइंड हो जाता है। मायोसिन प्रोटीन की देखते हैं अपन एक्टिन प्रोटीन। एक्टिन प्रोटीन बताया जैसा कि मैंने आपको कि ये एफ एक्टिन से बनता है, यानी कि इस संरचना को जो गोल गोल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये गोल गोल जुड़े हुए, तो इसको बोलते हैं अपन एफ एक्टिन। और एफ एक्टिन जो बना होगा वो जी एक्टिन से बना हुआ होता है, यानी कि ग्लोब्यूलर प्रोटीन से। जी एक्टिन यानी कि जी एक्टिन मिलेगा तो एफ एक्टिन बनेगा, और उस एफ एक्टिन को ही अपन एक्टिन प्रोटीन या एक्टिन तंतु कहते हैं। अब इस
एक्टिन प्रोटीन पर ही ट्रोपोमायोसिन, ये वाली संरचना, यानी कि एफ एक्टिन की लंबाई के साथ जुड़ी हुई होती है क्या, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ होगा, और इस ट्रोपोमायोसिन, ये लिखा हुआ इधर ट्रोपोमायोसिन, जैसे कि जुड़ा हुआ होगा इधर से भी, ये ट्रोपोमायोसिन जुड़ा हुआ होगा इस पे, और इस ट्रोपोमायोसिन पर जुड़ा हुआ होता है ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन टी जुड़ा हुआ होगा ट्रोपोमायोसिन से। इसके अलावा ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई, जो ट्रोपोनिन आई होगा वह एक्टिन प्रोटीन के जो साइट होगी मायोसिन जुड़ने की, उसको ब्लॉक कर देगा, यानी बंद कर देगा उसके सक्रिय स्थल को। ट्रोपोनिन सी जो कैल्शियम आयन जैसे ही आएगा इससे जुड़ेगा ट्रोपोनिन सी से, जैसे ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा, यानी कि कैल्शियम आयन कब आएगा, जब एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन संकुचन की क्रिया, यानी कि पेशी संकुचन की क्रिया होगी, उस टाइम पर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन आएगा, वो कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा, जैसे ही बाइंड होगा तो उससे ट्रोपोमायोसिन जो जुड़ा हुआ था एक्टिन से वो ढीला हो जाएगा, यानी कि जो एफ एक्टिन होगी वह स्वतंत्र होना स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि संरचना कैसी हो जाएगी, ट्रोपोमायोसिन की जो बाइंडिंग होगी वो ढीली हो जाएगी। कैसे ढीली होगी, क्योंकि जैसे ही कैल्शियम आयन आएगा तो कैल्शियम आयन आई, यानी कि ट्रोपोनिन जो आई होगा वो आई एफ एक्टिन के जो सक्रिय स्थल होंगे उनको क्या कर देंगे, स्वतंत्र कर देंगे या खोल देंगे। अब खोल देंगे तो उससे क्या होगा, जो मायोसिन प्रोटीन होगी उसके जो सिर वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट ही एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड होगी जुड़ने की, वो उसमें जाकर फिट हो जाते हैं, यानी कि संकुचन की क्रिया प्रेरित होगी, यानी कि ट्रोपोमायोसिन की वजह से, ट्रोपोनिन की वजह से ट्रोपोमायोसिन की जो परत होगी वो ढीली हो जाएगी, और ढीली होते ही एक्टिन के जो सक्रिय स्थल होंगे वो स्वतंत्र हो जाएंगे, और स्वतंत्र होने की वजह से मायोसिन प्रोटीन एक्टिन प्रोटीन से जुड़ जाएगी, जिससे क्या होगी, पेशी संकुचन की क्रिया होती है। तो पेशी संकुचन की क्रिया कैसे होगी, तो देखेंगे अपन, यानी कि तंत्रिका पेशी संगम, यानी कि न्यूरॉन्स के माध्यम से, यानी कि पेशी संकुचन करेगी या शिथिलन दर्शाएगी, इसके लिए किसकी भागीदारी होती है, न्यूरॉन्स की, यानी कि तंत्रिकाओं के माध्यम से ही पेशी क्या करती है, संकुचन व शिथिलन दर्शाती है। तो कैसे, ब्रेन से यानी कि तंत्रिकाओं के माध्यम से सूचना पहुंचेगी, सूचना कहाँ आएगी, प्रेरक तंत्रिका द्वारा, यानी कि पेशी के पास आएगी, और उस जो पेशी होगी वो तंत्रिका होगी, उनके बीच जो संबंध होगा उसे बोलते हैं अपन तंत्रिका पेशी संगम। तो वहाँ पर उस पेशी में पाए जाएंगे ACH ग्राही, यानी कि एसिटाइल कोलिन ग्राही प्रेजेंट होंगे, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन होगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं डायग्राम के माध्यम से। तो देखो आप इसमें ये वाला पार्ट दर्शाता है सिनेप्टिक बल्ब या सिनेप्टिक पुट्टिका, और सिनेप्टिक पुट्टिका कहाँ पाई जाती है, न्यूरॉन के जो होगा उस पे अंतिम सिरे पर क्या प्रेजेंट होगी, सिनेप्टिक वेसिकल, यानी कि सिनेप्टिक पुट्टिका।
अब इस सिनेप्टिक पुट्टिका के अंदर क्या भरा हुआ होगा? न्यूरोट्रांसमीटर। क्या भरा हुआ होगा इसके अंदर? न्यूरो न्यूरोट्रांसमीटर भरा हुआ होगा। और न्यूरोट्रांसमीटर के रूप में क्या होता है? एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन होगा। तो जैसे कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से प्रेरक तंत्रिका द्वारा जो सूचना आएगी वो क्या आएगी? तंत्रिका पेशी संगम पर। और तंत्रिका पेशी संगम ये वाला भाग ही क्या कहलाएगा? तंत्रिका पेशी संगम। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है? तंत्रिका पेशी संगम कहलाता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो होगा वो न्यूरोट्रांसमीटर होता है एसिटाइल कोलिन। और ये एसिटाइल कोलिन जैसे ही ट्रांसफर होगा तो ये जो मसल्स फाइबर्स होगा तो इसकी कोशिका को बोलते हैं अपन सार्कोलेमा। और इस सार्कोलेमा पर इस सार्कोलेमा पर ACH ग्राही प्रेजेंट होगा यानी कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर प्रेजेंट होगा जो इस एसिटाइल कोलिन को ग्रहण कर लेगा। तो इस प्रकार तंत्रिका द्वारा न्यूरॉन्स का तंत्रिका कोशिका संदेश का ट्रांसफर करेगी यानी कि उद्दीपन को पेशिका तक भेजती है। तो देखो कैसे अपन देखेंगे इस आरेख के माध्यम से यानी कि पेशी संकुचन की कार्य की। तो देखते अपन पेशी संकुचन की कार्य की यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन जैसे ही न्यूरॉन्स द्वारा सूचना पहुंचेगी सार्कोलेमा पर, तो इसमें देखो आप, तो इसको एक बार और समझ लेते अपन। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के द्वारा प्रेरक तंत्रिका पहुंचेगी कहाँ पर? तंत्रिका पेशी संगम पर या तंत्रिका पेशी संगम पर, या तो वहाँ पर जो तंत्रिका पेशी संगम होगा वहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि जो न्यूरॉन्स होगा उस न्यूरॉन्स में सिनेप्टिक बल्ब प्रेजेंट होगा। उस सिनेप्टिक बल्ब के अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ होगा। उस एसिटाइल कोलिन को बोलते अपन न्यूरो ट्रांसमीटर। ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर जैसे ही पेशी की झिल्ली पर पहुंचेगा और उस पेशी की जो झिल्ली होगी उसको बोलते अपन सार्कोलेमा। तो उस सार्कोलेमा पर क्या हुआ? क्रिया विभव उत्पन्न होगा। जिस क्रिया विभव उत्पन्न होने से बाहर की ओर धनायन और अंदर की ओर ऋणायन, कि जो धनायन उत्पन्न होंगे वो सोडियम आयन की वजह से उत्पन्न होंगे। जैसे ही क्रिया विभव पेशी के पास पहुंचा तो यह क्रिया विभव टी नलिका से होता हुआ सार्कोप्लाज्म में पहुंचेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो पेशी कोशिका होगी उसकी झिल्ली कहलाती है सार्कोलेमा। जो उसके अंदर जो द्रव प्रेजेंट होगा उसको कहते हैं अपन सार्कोप्लाज्म। जो ER प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं अपन सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम। तो जैसे ही उद्दीपन टी नलिका द्वारा पेशी कोशिका में पहुंचा, ये उद्दीपन जैसे ही टी नलिका से होता हुआ ER यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने
कैल्शियम आयन का स्त्रवण प्रारंभ कर दिया। अब ये आयन बाहर की ओर निकलेगा। जैसे आयन का बाहर की ओर निकलना होगा तो ये कैल्शियम आयन, मैंने आपको बताया था कि ये ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा। कहाँ पर बाइंड होगा ये कैल्शियम आयन? ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा। अब जैसे ही ट्रोपोनिन, तो ट्रोपोनिन सी कहाँ पाया जाता है? ट्रोपोमाइसिन पर, यानी कि ट्रोपोमाइसिन कहाँ होगा? एक्टिन पर। एक्टिन यानी कि एफ एक्टिन पर। एफ एक्टिन होगा, उस एफ एक्टिन पर ट्रोपोमाइसिन होगा और ट्रोपोमाइसिन पर क्या होगा? ट्रोपोनिन सी होगा। जैसे ही कैल्शियम आयन पहुंचा एक्टिन प्रोटीन के पास, तो वहां पर क्या मिलेगा? उसको जुड़ने के, बाइंड होने के लिए ट्रोपोनिन सी मिलेगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से जुड़ेगा तो जुड़ते ही ट्रोपोमायोसिन क्या करेगा? जो एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड होगी उस बाइंडिंग साइड को क्या कर देगा? फ्री कर देगा। जैसे बाइंडिंग साइड फ्री होगी यानी स्वतंत्र होगी, तो स्वतंत्र होने की वजह से जो मायोसिन प्रोटीन होगी वो मायोसिन प्रोटीन उसके साथ क्रॉस सेतु बना लेगी या अनुप्रस्थ सेतु बना लेगी, यानी कि उस एक्टिन से मायोसिन बाइंड हो जाएगा। और बाइंड होते ही क्या करेगा? उस मायोसिन पर, उस मायोसिन जो प्रोटीन होगी उस मायोसिन प्रोटीन पर एक्टिन की क्या होगी? स्लाइडिंग होगी, यानी कि एक्टिन मायोसिन पर खिसकेगा। और ऐसा होने की वजह से जो आई बैंड होगा उस आई बैंड की लंबाई में कमी आती है। लंबाई क्या होगी? कम। जबकि ए बैंड यथावत रहेगा, ए बैंड में कोई कमी नहीं होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था डायग्राम में। बीच में क्या होगा? मायोसिन, ये वाला होगा एक्टिन। तो इस पर जैसे ही इस मायोसिन पर तंतु होगा तो मायोसिन तंतु ए बैंड का निर्माण करता है कि मायोसिन तंतु व एक्टिन तंतु दोनों ही मिलकर ए बैंड का निर्माण करते हैं। और जेड रेखा और ए बैंड के बाद का जो भाग होगा वह आई बैंड कहलाता है। दो जेड रेखाओं के मध्य की दूरी सार्कोमियर कहलाती है। बताया था मैंने आपको, ये जेड रेखा होगी, जेड रेखा। तो पेशी संकुचन के दौरान क्या होगा? जो मायोसिन जो तंतु होगा उस मायोसिन तंतु पर एक्टिन तंतु खिसकेगा और इस खिसकने की वजह से आई बैंड के मान में क्या होगी? कमी होगी। और साथ में जो बीच वाला जो रीजन होगा, हल्का क्षेत्र है, उसे बोलते अपन एच क्षेत्र। इस एच क्षेत्र में भी क्या होगी? कमी होगी। और आई बैंड का मान भी क्या होगा? कम होगा, जबकि ए बैंड का मान यथावत रहता है। तो ये वाली जो कंडीशन होगी ये पेशी संकुचन की, संकुचन को दर्शाती है, जबकि ये सामान्य अवस्था होगी। तो देखते हैं अपन इसमें। तो पेशी संकुचन जो होगा यानी कि मायोसिन तंतु एक्टिन से बाइंड होगा, एक्टिन के जो सक्रिय स्थल होगा वहाँ पर बाइंड होगा। और एक्टिन के सक्रिय स्थलों को कौन रखता है? ट्रोपोमायोसिन। और ट्रोपोमायोसिन पे भी किसका वजन होता है? ट्रोपोनिन का। ये इसको क्या होंगे? ट्रोपोमायोसिन को उठने नहीं देते। एक प्रकार से क्या है? ट्रोपोनिन उस पर वजन है। अब इस वजन पर क्या होगा? इस वजन को कम करने का काम कौन करता है? कैल्शियम आयन। जैसे कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड होगा तो वजन क्या होगा? कम होगा। वजन कम होने की वजह से ट्रोपोमायोसिन क्या होगा? ढीला हो जाएगा। और ढीला होने की वजह से एफ एक्टिन की जो सक्रिय साइट होगी वो सक्रिय साइट क्या हो जाएगी? स्वतंत्र हो जाती है। और स्वतंत्र होने की वजह से मायोसिन प्रोटीन बाइंड हो जाएगा, यानी कि मायोसिन के जो सिर होंगे, जैसा कि अपन ने डायग्राम में देखा था कि मायोसिन में सिर वाला जो पार्ट होगा वो सिर वाला पार्ट ही, यानी कि जो
एफ एक्टिन होगा, उस एफ एक्टिन में इस प्रकार की जो खांच पाई जाती है उसमें मायोसिन जो तंतु होगा उसका हेड जाकर हिट हो जाता है और इस क्रिया को करने के लिए एनर्जी भी खर्च होती है, ऊर्जा। और ये ऊर्जा जो खर्च होगी उस ऊर्जा की वजह से संकुचन की क्रिया संपन्न होती है। ये क्रिया कब तक होगी संकुचन की? जब तक कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से जुड़ा हुआ होगा। अब जैसे ही कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन सी से बाइंड संकुचन क्रिया प्रेरित होगी। अब संकुचन की क्रिया कंप्लीट होने के बाद ये कैल्शियम आयन वापिस एंडोप्लाज्मिक यानी कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर चला जाता है, क्योंकि पेशी की जो ईआर होती है उसे बोलते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो उसी के अंदर वापस चला जाएगा। और वापस जाने की वजह से ट्रोपोनिन सी वापस ट्रोपोमाइसिन पर वजन डालता है। वजन डालने की वजह से एक्टिन की जो बाइंडिंग साइड होगी उसको क्या कर देगा? बंद कर देगा, यानी क्लोज कर देता है। और क्लोज करने की वजह से जो मायोसिन का जो सिर होगा वह एक्टिन की जो सक्रिय स्थल होंगे उनसे क्या होंगे? पृथक हो जाते हैं। ये जो वाली अवस्था होगी वो किसको दर्शाएगी? विश्राम अवस्था को। तो इसमें क्या होगा? जो मायोसिन होगा उस मायोसिन का सिर क्या होगा? उस एक्टिन के सक्रिय स्थलों से पृथक हो जाता है। तो देखते हैं अपन किस प्रकार मायोसिन तंतु पर एक्टिन जो तंतु होगा स्लाइडिंग करेगा, यानी किस प्रकार फिसलता है। यानी कि इसको एक वैज्ञानिक था हेक्सले, उस हेक्सले वैज्ञानिक ने तंतु विसर्पण सिद्धांत दिया, यानी कि स्लाइडिंग थ्योरी दी। स्लाइडिंग थ्योरी के अंदर यही बताया गया है कि मायोसिन तंतु पर एक्टिन तंतु फिसलता है, जिससे क्या होगी? पेशी संकोचन की क्रिया संपन्न होती है। तो कैसे होगी क्रिया? जैसे कि मायोसिन जो प्रोटीन होगा तो उसमें जो मायोसिन का जो हेड होगा उस मायोसिन के हेड में एटीपेज एंजाइम पाया जाता है, जो एटीपी को क्या करता है? तोड़ेगा, जिससे क्या होगा? इस मायोसिन प्रोटीन को एनर्जी मिलेगी और एनर्जी मिलने की वजह से संकुचन की क्रिया संपन्न होगी। तो एटीपेज एंजाइम द्वारा एटीपी को तोड़ा जाएगा, जिससे क्या होगा? मायोसिन जो फिलामेंट होगा वो सक्रिय होगा और सक्रिय होने से क्या बनाएगा? वो मायोसिन का सिर एक्टिन तंतु के साथ क्रॉस ब्रिज यानी कि अनुप्रस्थ सेतु का निर्माण करता है। अब अनुप्रस्थ सेतु का निर्माण करेगा तो ये जैसे कि मायोसिन तंतु होगा, उस मायोसिन तंतु जो ये सिर होगा ये एक्टिन तंतु होगा, उस एक्टिन तंतु को खींचेगा ये मायोसिन तंतु पर। ये एक्टिन तंतु इसको ऐसे खींचेगा, यानी कि मायोसिन तंतु पर एक्टिन को खींचेगा, जिससे क्या होगा? संकुचन की क्रिया संपन्न होगी और आई बैंड के मान में कमी आएगी, जबकि ए बैंड का मान यथावत रहेगा और एच क्षेत्र में भी क्या होगी? कमी आती है। तो इस प्रकार हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने तंतु विसर्पण सिद्धांत या स्लाइडिंग थ्योरी के द्वारा पेशी संकुचन की क्रियाविधि को समझाया। जैसे कि अपन ने समझ लिया पेशी संकुचन की कार्यकी, और इस पेशी संकुचन की कार्यकी को 4 भागों में बांटा है। फर्स्ट उत्तेजन अवस्था, फर्स्ट उत्तेजन अवस्था, सेकंड उत्तेजन संकुचन अवस्था, थर्ड जो होगी संकुचन अवस्था, फोर्थ होगी शिथिलीन
शीतलन अवस्था। तो उत्तेजन अवस्था के अंदर क्या होगा, सार्कोलेमा झिल्ली पर क्रियाव्यूह उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगी, सार्कोलेमा यानी कि पेशी जो कोशिका होगी वो क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाती है। उत्तेजन संकुचन अवस्था में क्या होगा, यानी कि इस अवस्था के दौरान कैल्शियम आयन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर निकलेंगे और ट्रोपोनिन सी से बाइंड हो जाएंगे। और संकुचन अवस्था में क्या होगा, यानी एक्टिन के सक्रिय स्थल स्वतंत्र होंगे, जिससे मायोसिन का हेड उनमें आके फिट होगा और क्या दर्शाएगा, संकुचन की क्रिया को दर्शाएगा। और शीतलन के दौरान यानी कि एक्टिन जो प्रोटीन होगा और मायोसिन दोनों क्या होंगे, एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस प्रकार ये शीतलन को दर्शाएंगे, यानी विश्राम अवस्था को दर्शाते हैं। यानी कि संकुचन की कार्यकी को 4 भागों के दौरान या 4 भागों के अंतर्गत अपन पढ़ सकते हैं, डिवाइड करते हुए उत्तेजन अवस्था, उत्तेजन संकुचन अवस्था और संकुचन अवस्था और शीतलन अवस्था। इसके बाद अपन देखेंगे अगला टॉपिक, संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत। तो संकुचन के लिए ऊर्जा स्रोत के रूप में मांसपेशियों में ग्लाइकोजन व वसा पाए जाते हैं। तो देखेंगे अपन मांसपेशियों में ग्लाइकोजन व वसा पाए जाएंगे। अब क्या होगा, इस ग्लाइकोजन व वसा का ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीकरण जिससे ग्लूकोज का निर्माण होगा। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होगा, एटीपी का निर्माण होता है। इस एटीपी के द्वारा ही पेशी संकुचन किया जाता है। एटीपी एडीपी प्लस पीआई यानी कि इन ऑर्गेनिक फॉस्फेट में टूट जाती है। अब ये पेशी संकुचन के दौरान बनने वाला एडीपी ये क्रिएटिन फॉस्फेट से क्रिया करेगा और वापिस यानी कि एडीपी प्लस क्रिएटिन फॉस्फेट क्रिया कर एटीपी का निर्माण कर लेंगे। यानी कि एडीपी क्रिएटिन फॉस्फेट से जुड़ेगा, यानी कि 2 फॉस्फेट और वापिस क्रिएटिन फॉस्फेट से क्या लेगा, फॉस्फेट लेगा और एटीपी का निर्माण कर लेगा। और एक क्रिएटिन फॉस्फेट किस में बदल जाएगा, क्रिएटिन में। इस प्रकार एटीपी का निर्माण होगा। और मांसपेशियों में अनऑक्सीशोषण होगा तो उस दौरान लैक्टिक अम्ल बनेगा। अनऑक्सीशोषण के दौरान लैक्टिक अम्ल बनता है। इस लैक्टिक अम्ल की वजह से जोड़ों में दर्द व थकावट होती है। तो आज के साथ जोड़ों में दर्द व थकावट होती है। तो